Hello student, I am Pooja Anand, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। और हमने अपने पिछले वीडियो में जर्नल हिंदी में यूनिट 1 में पढ़ा था वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसकी हमने परिभाषा पढ़ी थी और उसके प्रकार पढ़े थे। तो आज हम अशुद्धियों के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अशुद्धियों के प्रकार का जो पहला प्रकार है वो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि जो शब्द होता है उससे संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। ये जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहाँ उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और आपका पूरा वाक्य क्या हो जाता है, वो अशुद्ध कहलाया जाता है या अशुद्ध हो जाता है। यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें होती है शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे उदाहरण के लिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ऐतिहासिक। कहीं कहीं आप लोग गलती से ऐतिहासिक लिख देते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो इसमें जो इसका शुद्ध रूप है वो है आशीर्वाद। उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य वो है उज्ज्वल। कवित्री, कवित्री होता है ये शुद्ध वाक्य इसका होता है कवित्री, तो यहाँ पे जो कवित्री होगा वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, सॉरी अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश्य यानी कि जैसा लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो ऐसे मिलते जुलते हैं कि आप उसका यूज़ करते हैं और वो जो शब्द होता है उस शब्द के प्रयोग से पूरे पूरे अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, पहला है अशुद्ध रूप में, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। अब यहाँ पे शुद्ध रूप इसका क्या हो गया, मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। अगला एग्जाम्पल है मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। यानी कि इसमें गृह और गृह ये दोनों ही क्या है, ये एक ऐसे शब्द हैं तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप इसको लिखने में गलती करते हैं और पूरा जो आपका वाक्य होता है वो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलती प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जेंडर संबंधी जो गलतियाँ होती हैं वो हो जाती हैं। ये वाक्य की लिंग संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। जैसे कि बेटी पराए घर का धन होता है, तो बेटी तो स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए शुद्ध रूप क्या होगा इसका, बेटी पराए घर का धन होती है। अगला है आज तुमने नया पोशाक पहना है। पोशाक क्या है, पोशाक स्त्रीलिंग है, तो आज इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। अब अगला ही एक अशुद्ध रूप क्या है, जैसे कि मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। नेक्स्ट इज वचन संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी देखा गया है कि वाक्यों में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, तो इससे संबंधित गलतियाँ भी कभी कभी आप कर देते हैं। तो इन्हें वाक्यों की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि भारत में अनेकों राज्य हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, भारत में अनेक राज्य हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध रूप, अगर हम बात करें तो प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है ना। प्रत्येक यहाँ पे ऑलरेडी वृक्ष के लिए प्रत्येक लग गया है, तो यहाँ पे प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। इस समय 4 बजा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस समय 4 बजे हैं। अगला है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत ही आवश्यक होता है। पदों के उचित क्रम में ना होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती है, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही वाक्य की पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है। यानी कि जब वो पर्टिकुलर क्रम में ना हो, जैसे कि जाता हुआ बाजार है, तो यह तो क्रम में नहीं है, तो ये पद क्रम अशुद्धियाँ हो गई, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह बाजार जाता है। अगला है शहीदों का देश सदा भारी रहेगा, तो इसका जो शुद्ध रूप क्या होगा, वो होगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये भी एक पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो इसका सही रूप क्या होगा, गाय का दूध ताकतवर होता है।
अगला है पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ या पुनरुक्ति दोष। एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि जब कोई वाक्य है और उसमें आप एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का दो बार यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो वाक्य हो जाता है अशुद्ध, और उसे ही कहते हैं पुनरावृत्ति से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे कि वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो इसका शुद्ध रूप यही होगा कि वह बहुत जल्दी लौट आया। अब इसमें वापस और लौट ये ज़रूरी नहीं था कि लगाया जाए, इसमें सिर्फ वह बहुत जल्दी लौट आया या वह बहुत जल्दी वापस आया तो ये सही होता। नेक्स्ट इज जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। अगला है कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, तो इसका सही वाक्य क्या होगा, आप मेरे घर आने की कृपा करें। नेक्स्ट विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती हैं जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है और ये वाक्य की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ कही जाती हैं। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, तो ये हम कभी कभी क्या करते हैं, गलत लगा देते हैं या कभी कभी लगाते ही नहीं हैं, तो उस शब्द को या उस वाक्य को पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई होती, समझने में कठिनाई होती है, तो इसे ही हम कहते हैं विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, तो यह जो वाक्य है एक, तो ये लग रहा है कि ऐसे कह दिया गया डायरेक्ट, लेकिन इसका सही रूप क्या होगा, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। अब यहाँ पे गुरुदेव में जो चिन्ह लगा वो कौन सा चिन्ह है, वो है विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं तो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, और इस विस्मय बोधक वाक्य को हम दिखाने के लिए चिन्ह के माध्यम से विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव के बाद जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक मार्क या चिन्ह। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, तो ये उसका सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे ध्यान से चलो, इसका शुद्ध रूप होगा धीरे धीरे ध्यान से चलो। अब धीरे धीरे क्योंकि एक ही शब्द है तो ये जोड़ा जा रहा है, तो वो जोड़ा किससे जा रहा है, योजक चिन्ह से जोड़ा जा रहा है। अब ये योजक चिन्ह क्या होते हैं, योजक चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, या धीरे धीरे जो शब्द है ये इन शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका जो सही रूप होगा वो होगा धीरे धीरे ध्यान से चलो। नेक्स्ट है आपका वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा वह छप रहा है। इसका सही रूप क्या होगा या सही वाक्य क्या होगा, वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। अब इसमें दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक प्रयोग किया गया है अर्धविराम और एक जो चिन्ह है काव्य संग्रह वो है अल्प विराम, और जिसे मैंने लिखा है उसके बाद होगा अर्धविराम। अब ये अर्धविराम और अल्पविराम क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद क्या होगा, अगर किसी चीज़ को कम उसको यूज़ किया जाए, यानी कि पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो, तो उसे हम कहते हैं अल्प विराम। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप क्या होगा, वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। ठीक है, तो ये उसका सही रूप हो गया। अगला है आपका संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अब संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः दो प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं। पहला आपका होता है अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, और दूसरा होता है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। तो अगर हम बात करते हैं अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, तो ये होता क्या है, ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता ना हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वह अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। मंगलवार अपने आप में दिन है, तो ज़रूरी नहीं कि हम दिन का प्रयोग करें, है ना। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। नेक्स्ट है प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। इसका सही वाक्य क्या होगा, प्रातः काल घूमना चाहिए।
प्रातःकाल तो अपने आप में समय है, तो ज़रूरी नहीं कि हम प्रातःकाल और समय का साथ साथ यूज़ करें, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए फिर भी इसका यूज़ किया गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अराजकता क्या अपने आप में एक समस्या ही तो है, तो ज़रूरत नहीं कि हम इसमें समस्या का शब्द का यूज़ करें, साथ में लगाएं, तो ये अनावश्यक प्रयोग हो जाएगा, तो उसका सही रूप क्या हो जाएगा, समाज में अराजकता बढ़ रही है। नेक्स्ट है, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त मतलब गलत हो, उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की शुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। अब गुलामी की बेड़ियाँ कहाँ, गले में थोड़ी नहीं, वो तो पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही, तो ये पूरा पूरा अर्थ ही गलत हो गया है ना। तो इस तरीके से ये जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा गले में गुलामी, बल्कि ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। नेक्स्ट है आपका, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। अशुद्ध रेडियो की उत्पत्ति किसने की, तो उत्पत्ति तो यह है नहीं, तो आविष्कार है, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये होगा आपका शुद्ध वाक्य। अगला है आपका, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं, जैसे मोहन और सोहन, मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए, ठीक है। और अशुद्ध फिर क्या है, नेक्स्ट आपका है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, दूध में कौन गिर गया। दूध में कौन गिर गया नहीं होगा, दूध में क्या गिर गया ये होगा, तो ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। अगला है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण का प्रयोग विशेष्य यानी कि संज्ञा व सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं, जैसे घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा विष, शोभा और कुवृष्टि। धोबी ने अच्छी चादरें धोई, धोबी ने चादरें अच्छी धोई, ये हो जाएगा इसका सही वाक्य या शुद्ध वाक्य। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया, यह सुंदरतम साड़ी है। नेक्स्ट है, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, ठीक है, अन्यथा वह वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राम और सीता वन को गईं, तो ये नहीं होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा, रूप क्या होगा इसका, राम और सीता वन को गए। नेक्स्ट है, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया, गलत है, ये सही वाक्य क्या हो गया, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, लिंग और वचन से संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर है, जो कि हम अक्सर कर देते हैं या उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रियापद के प्रयोग में प्रायः 5 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये जो क्रियापद था इसमें 5 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं। अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ना होना, अनुपयुक्त क्रियापद, हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, और लास्ट है स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अनावश्यक क्रिया प्रयोग, कैसे अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो जो उपस्थित वर्ड है ये अनावश्यक क्रियापद है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ शोभनीय वातावरण है। नेक्स्ट, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ना होना, एग्जाम्पल, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई अंग्रेजी पढ़ती है, तो ये अपने आप ही गलत वर्ड है ना, गलत सेंटेंस है ना, तो सही क्या होगा, वह सिलाई सीखती है
और अंग्रेजी पढ़ती है। क्यों? क्योंकि सिलाई को पढ़ा नहीं जा सकता है, सिलाई सीखी जाती है और अंग्रेजी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। तो इसमें क्या है, खाना और चाय पीकर, खाना तो नहीं पी सकते हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। तो ये है आपकी आवश्यक क्रियापद का प्रयोग। जैसे कि एक जरूरी जो क्रियापद होता है उसका प्रयोग नहीं हमने करते हैं तो भी क्या होती है, गलती अपने आप ही हो जाती है। अनुपयुक्त क्रियापद, इसमें क्या है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय क्या है, ये वर्ड सटीक नहीं है इस सेंटेंस के साथ में, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। नेक्स्ट, मैं माता जी को खाना डाल कर या देकर आई। अब खाना डाल के तो आते नहीं है, खाना परोस के आते हैं, तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका, मैं माता जी को खाना परोस कर आई। हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दान दिया, दान दिया नहीं, दान किया जाता है। प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा देखना नहीं आता, प्रतीक्षा की जाती है, तो प्रतीक्षा करना होगा। प्रयोग होना, ये गलत वाक्य है, तो इसकी में क्या होगा, ये होगा प्रयोग करना। हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो स्थानीय बोलियां होती हैं तो उनके उच्चारण से भी या उनका यूज़ करने पे भी हमारा जो वाक्य होता है पूरा पूरा गलत हो जाता है। जैसे हम जो अपनी लैंग्वेज जो होती है, स्थानीय भाषा, उसको बोलते हैं तो कहीं कहीं वाक्य क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। जैसे कि वह खाना खावेगा, तो खावेगा क्या होता है, वह खाना खाएगा। नेक्स्ट है, उसने जैसे करी है मैं नहीं कर सकता। करी नहीं, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। तो ये खावेगा, पीवेगा, करी है, धरी है, ये सब क्या स्थानीय बोलियां हैं। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी दी जाती है या जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी होती है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है, जैसे कि विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। दाएं बड़ा सा मैदान है, तो ये क्या है, ये जो विद्यालय की विशेषता है कि वो बड़ा सा मैदान के बगल में है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। थोड़ा नहीं होगा, थोड़े होगा। तो यहाँ पे भिखारी को थोड़े चावल की यहाँ बताई जा रही विशेषता कि चावल को भिखारी को थोड़े चावल देने हैं, थोड़ा नहीं देना है। नेक्स्ट है, राम दिनों दिन मेहनत करता है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, राम दिन रात मेहनत करता है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में कारक संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं जिस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन अशुद्धियों को कारक संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है। पहला है आपका कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम लोग कि जिस क्रिया में कर्म का होना ज़रूरी होता है वह क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। यानी कि इन क्रियाओं का जो असर होता है वो कर्ता मतलब कि करने वाले पर ना पड़कर काम पर पड़ता है, अर्थात कर्ता के साथ पड़ता, कर्म के साथ पड़ता है। तो इसीलिए जब हम भूतकाल में सकर्मक क्रिया होती है तो वहाँ पे हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहाँ कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि वह लड़का पीटता है, तो यहाँ पे सही वाक्य क्या होगा, वह लड़के को पीटता है। मैं शीतल जल को पी रहा हूँ, मैं शीतल जल पी रहा हूँ, ये सही वाक्य होगा। करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अब करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि करण कारक वह साधन होता है जिससे क्रिया होती है ना। मतलब करण कारक में क्या है, करण कारक एक साधन है जिसके थ्रू क्रिया हो रही है, वो करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से काम को अंजाम दिया जा रहा है या जिसकी सहायता से काम को अंजाम दिया जाता है। तो जैसे कि वह बस पर यात्रा कर रहा है, तो ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वह बस से यात्रा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि
करण कारक मैंने कहा ना कि वो साधन होता है, तो बस साधन है, तो बस से यात्रा कर रहा है, किसी चीज़ के साथ यात्रा कर रहा है ना। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। संप्रदान कारक के दो चिन्ह हैं, के लिए और को। यदि एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान कारक होता क्या है। तो संप्रदान का अर्थ देना होता है ना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है कि देना, प्रदान करना, देना। तो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है ना, या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि के लिए और को, यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य हो जाता है, वो वाक्य पूरा का पूरा अशुद्ध हो जाता है ना, गलत हो जाता है। तो जैसे कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, उन्होंने भक्तों को कथा, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे के लिए और को, यही तो बात करी गई है कि अगर के लिए और को यदि एक के स्थान के, इन्हीं दोनों, ये जो दो शब्द हैं, अगर एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग हो जाएगा तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, यज्ञ को नहीं, शिष्य किसके लिए, यज्ञ के लिए, तो शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये हो जाएगा आपका सही सेंटेंस। नेक्स्ट है अपादान कारक संबंधी अशुद्धि। अब अपादान कारक क्या होता है, तो समझ लीजिए इसको कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, यानी कि अपादान, यानी कि अलग होने का बोध होता है, तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। जैसे कि वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, शहर के नहीं, शहर से खिलौने लाकर बेचता है। लड़की झूले पर से गिर गई, तो झूले पर से नहीं, झूले से, क्योंकि वो झूले से अलग हो रही है, और अपादान में क्या होता है कि वो अलग कराने का बोध कराता है ना। तो लड़की क्या है, वो झूले पर से नहीं, वो झूले से अलग हो गई, तो यहाँ पे सही वाक्य क्या होगा, लड़की झूले से गिर गई। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ। संबंध कारक क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि यह किन्हीं वस्तुओं के संबंध को बताता है ना। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के संबंध का बोध कराए, उसे हम कहते हैं संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सम्मान का संबंध किससे है, पैसे से है ना। तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है, ये यहाँ पे सही वाक्य होगा। नेक्स्ट है राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन जब राधा का संबंध कृष्ण से है तो यहाँ पे का लगेगा ही नहीं ना, और लगेगा, सीधे क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अधिकरण संबंधी का अशुद्धियाँ। अब अधिकरण कारक होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आश्रय, अधिकरण का मतलब होता है आश्रय, मतलब कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है ना, क्रिया के आश्रय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, तो सही वाक्य क्या होगा कि आज बजट पर बहस होगी। नेक्स्ट है किसान ने खेत पर बीज बोया है, ये सेंटेंस गलत होगा, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, किसान ने खेत में बीज बोया है। घर पर सब कुशल है, इसका शुद्ध रूप होगा घर में सब कुशल हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।